हेलो फ्रेंड्स, ट्रिकी मैकेनिकल में स्वागत है आपका। आज से हम लोग मटेरियल साइंस के अंदर एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। उसके अंदर हम लोग कवर करेंगे मटेरियल प्रॉपर्टीज एंड टेस्टिंग। तो जितनी भी मटेरियल प्रॉपर्टीज होती हैं वो दिखने में बहुत आसान लगती हैं, और बेसिकली ये जो चैप्टर है मटेरियल प्रॉपर्टीज एंड टेस्टिंग आपको दिखने में बहुत आसान लगेगा, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं या जब इंटरव्यू में आप जाओगे तो वहाँ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत ही स्टैंडर्ड होते हैं। तो इसलिए इस पर्टिकुलर टॉपिक की, इस पर्टिकुलर सब पार्ट्स की, जो भी मैं सारे पार्ट्स बनाऊंगा वो सारी की सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली हैं। आप लोग सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से सुनिएगा। चीज़ें अगर आपको आती भी हों तब भी पूरे पेशेंस के साथ इस लेक्चर को देखिए, और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगे उसको नोट डाउन करते हुए चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, मटेरियल साइंस के अंदर हम लोग जानते हैं कि जो भी स्टडी करते हैं वो स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, और कैसे हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर से डिफरेंट प्रॉपर्टीज मिलती है, उनका आपस में क्या क्या रिलेशन रहता है, उन सारी चीजों को पढ़ते हैं। तो देखिए, बात की जाए मटेरियल्स की, तो मटेरियल्स हमारे दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले जनरल मटेरियल। जनरल मटेरियल वो मटेरियल है जो हमको अर्थ ओर से डायरेक्टली मिलता है, लेकिन उस मटेरियल के अंदर बहुत ढेर सारी कमियां होती हैं और उसके चक्कर में हम उन पर्टिकुलर मटेरियल्स को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग उन मटेरियल्स के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज को डेवलप करते हैं, और उन प्रॉपर्टीज को डेवलप करने के बाद जो हमारा जनरल मटेरियल होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंजीनियरिंग मटेरियल। ठीक है, तो जनरल मटेरियल के अंदर जब हम लोग स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज डेवलप कर दें सो दैट हम लोग को डिजायर्ड कंपोनेंट मिल सके, तो वो जो मटेरियल बन जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे इंजीनियरिंग मटेरियल। और मटेरियल साइंस के अंदर हम लोग इंजीनियरिंग मटेरियल की ही स्टडी करते हैं। ठीक है, तो देखिए, इंजीनियरिंग मटेरियल को हम लोग तीन टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला है मेटल। मेटल के अंदर हम लोग पढ़ते हैं फेरस, नॉन फेरस। फिर दूसरा टाइप है हमारा नॉन मेटल। नॉन मेटल के अंदर हम लोग पढ़ते हैं सिरेमिक, पॉलीमर्स। फिर तीसरा जो टाइप है उसके अंदर हम लोग कवर करते हैं मटेरियल ड्यू टू कॉम्बिनेशन। जो मेटल और नॉन मेटल हम लोग पढ़े उनको कॉम्बाइन करते हैं, तो वहां से हमको एक तीसरे टाइप का मटेरियल मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट। फिर एलॉय एक टाइप हो गया, और इन एलॉयस के अंदर भी फेरस और नॉन फेरस ये डिफरेंट टाइप हो जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यही है हमारे डिफरेंट टाइप के इंजीनियरिंग मटेरियल, और इन्हीं मटेरियल्स के अंदर जो प्रॉपर्टीज डेवलप होती हैं, जो प्रॉपर्टीज इन मटेरियल्स के अंदर होती हैं, उन्हीं की स्टडी हम लोग करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, हार्डनेस, स्ट्रेंथ, रेजिलियंस, टफनेस। फिर मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है, मॉडुलस ऑफ टफनेस क्या होता है, डक्टिलिटी क्या होती है, मेलेबिलिटी क्या होती है, स्टिफनेस, क्रीप, फटीग, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। ऐसे बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं, हम लोग एक एक करके बहुत अच्छे से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें आपको पता होनी बहुत ज़रूरी हैं। फॉर एग्जांपल, कौन सा ऐसा मेटल है जो अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज़्यादा अवेलेबल है, तो आपका आंसर होगा एल्युमिनियम। ठीक है, लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि एल्युमिनियम जब इतना ज़्यादा अर्थ क्रस्ट पे अवेलेबल है तो क्यों हम लोग ने इस मेटल को या इस एल्युमिनियम को ही बेस मेटल क्यों नहीं माना, क्यों हम लोग आयरन की स्टडी इतना ज़्यादा कवर करते हैं? तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है फ्रेंड्स कि एल्युमिनियम को अर्थ क्रस्ट से एक्सट्रैक्ट करना बहुत ही एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है। यानी कि अगर हम लोग एल्युमिनियम को अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं तो हमारा जो हीट इनपुट होता है वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड रहता है। तो इसलिए हम लोग एल्युमिनियम को एज एन बेस मेटल नहीं यूज करते हैं। और आप लोग को पता होना चाहिए कि जो एल्युमिनियम की कॉस्ट होती है वो आयरन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हम लोग को ये तो समझ में आ गया कि एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन अर्थ ओर से करना बहुत टफ होता है, हाईली एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है। लेकिन अब एल्युमिनियम के बाद कौन सा ऐसा दूसरा मोस्ट अबेंडेंट मेटल है, तो आपको पता होना चाहिए दूसरा मोस्ट अबेंडेंट मेटल है आयरन। तो इसीलिए हम लोग आयरन की इतनी ढेर सारी स्टडी करते हैं, जो भी फेरस एलॉय हो गए, नॉन फेरस एलॉय हो गए। तो ये बेसिकली आयरन ओर को बेस मान के हम लोग ने पूरी मटेरियल साइंस के अंदर स्टडी करी है। जो भी आपके कास्ट आयरन आ गए, जो भी आपकी स्टील्स आ गई, वो सारी की सारी आयरन से आई हैं। और इस आयरन को हम लोग इसीलिए इतना ज़्यादा पढ़ते हैं क्योंकि ये मोस्ट अबेंडेंटली हमारे अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो सबसे पहला टेंसाइल टेस्ट। टेंसाइल टेस्ट इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस टेंसाइल टेस्ट के अंदर हमें मिलनी चालू हो जाती हैं। या बोलिए कि जो भी हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं वो इन टेंसाइल टेस्ट के माध्यम से एक एक करके हम लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहली बात की जाए, टेंसाइल टेस्ट हम लोग करते किस मशीन पे हैं? कोई भी टेस्ट आप करोगे तो कोई मशीन की रिक्वायरमेंट होगी, उस मशीन के ऊपर किसी टेस्ट को परफॉर्म करोगे।
तो टेंसाइल टेस्ट हम लोग करते हैं यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे, ठीक है। और यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन को ही शॉर्टकट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं UTM, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, हर एक टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए कुछ ना कुछ सैंपल, कुछ ना कुछ स्पेसिमेन की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे भी हम लोग एक स्पेसिमेन का यूज करने वाले हैं। आप लोग देखिए फिगर 1 में मैंने इसका एक स्पेसिमेन बनाया हुआ है। और फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब आप लोग इंटरव्यू देने जाओगे, फॉर एग्जांपल मैं गया था जब BARC के इंटरव्यू में, तो मुझसे उन्होंने पूछा कि मेरे सामने, यानी कि जब इंटरव्यू में मैं बैठा था तो मेरे सामने एक बॉटल रखी हुई थी, प्लास्टिक की बॉटल, उसके अंदर पानी भरा हुआ था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि इस पर्टिकुलर बॉटल की क्या टेंसाइल स्ट्रेंथ हो सकती है, आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे। तो मैंने बोला सर कि मैं इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से टेस्ट करूंगा। तो बोला उन्होंने ठीक, वेरी गुड, तो कैसे करेंगे आप। तो मैंने बोला कि सर इस पर्टिकुलर बॉटल का हम लोग छोटा सा पार्ट निकाल लेंगे, एक पोर्शन कट कर लेंगे और उसको हम लोग UTM में टेस्ट करेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, अब इसका आप लोग सैंपल बना दीजिए कि सैंपल कैसा रहेगा। तो देखिए यहाँ पे जो सैंपल मैंने बनाया हुआ है फिगर 1 में, इसको आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि एक एक चीज़ वो लोग इंटरव्यू में आपकी अप्रोच को देखते हैं और समझते हैं। तो देखिए फिगर 1 में जो मैंने चैम्फर्स बनाए हैं, इसको आप लोग कभी भी बनाना मत भूलिएगा जब कभी भी आपसे UTM टेस्ट के रिलेटेड स्पेसिमेन की बात की जाए, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए इस पर्टिकुलर स्पेसिमेन में 2 रेड कलर के डॉट्स दिख रहे हैं। बेसिकली ये 2 डॉट्स आपके एक्सटेंसोमीटर के लिए होते हैं। एक्सटेंसोमीटर क्या, यहाँ पे हम लोग इन 2 रेड कलर के डॉट्स पे हम लोग स्ट्रेन गेजेस लगाते हैं, ठीक है। ये स्ट्रेन गेजेस डिफ्लेक्शन को मेजर करेंगे। होता क्या है कि सबसे पहले हम लोग स्पेसिमेन के ऊपर टेंसाइल टेस्ट करने वाले हैं। टेंसाइल टेस्ट से समझ में आता है कि यहाँ पे हम लोग स्पेसिमेन के ऊपर टेंशन लगाने वाले हैं या टेंशन फोर्स लगाने वाले हैं। तो जब हम लोग किसी स्पेसिमेन के ऊपर टेंशन फोर्स लगाएंगे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होगा। तो उसी डिफॉर्मेशन को मेजर करने के लिए यहाँ पे हमने स्ट्रेन गेज को लगा रखा है और इस स्ट्रेन गेजेस को हम लोग बोलते हैं एक्सटेंसोमीटर। क्या है नापते हैं ये एक्सटेंशन नापते हैं, ठीक है। तो देखिए फिगर 1 में जो 2 रेड कलर के डॉट्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस है L0 और इसी को बोलते हैं हम लोग गेज लेंथ, ठीक है। अब देखिए क्या होगा कि जब हम लोग इस स्पेसिमेन पे टेंसाइल फोर्स यानी P जो फोर्स है उसको लगा रहे हैं, तो फिगर 2 में आप लोग आ जाइए। तो देखिए जैसे आप फोर्स लगाना स्टार्ट करोगे तो जो L0 है वो अब L1 बन चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ फोर्स लगाने से 2 डॉट्स के बीच का जो डिस्टेंस था L0 वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया है और यही L0 फिगर 2 में आकर के बन गया है L1। तो बेसिकली हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जो 2 रेड कलर के डॉट्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस वेरी कर रही है और इसी को मेजर करने के लिए ही हमने स्ट्रेन गेजेस को लगाया हुआ है जिसका नाम है एक्सटेंसोमीटर, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अब देखिए UTM की बात की जाए तो UTM का आउटपुट क्या रहता है। UTM का आउटपुट रहता है एलोंगेशन। जैसे जैसे हम लोग लोड लगाएंगे तो यहाँ हमें एलोंगेशन मिलता है। तो पर्टिकुलर एक कर्व निकल के आता है, लोड वर्सेस एलोंगेशन कर्व, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर स्पेसिमेन के अंदर क्या क्या चेंजेस आए उसको पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। तो चलिए उसको पढ़ लेते हैं। तो देखिए इस पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर जो सबसे लेफ्ट में स्पेसिमेन है हमारा और उसमें जो L0 लेंथ है वही है हमारी गेज लेंथ, ठीक है। अब जैसे जैसे इस पर्टिकुलर स्पेसिमेन के अंदर हम लोग फोर्स बढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो देखिए क्या क्या चेंजेस आ रहा है। नेकिंग हो रही है, फिर जाके फ्रैक्चर हो जा रहा है, यानी कि ये जो कंपोनेंट है वो आपका फ्रैक्चर हो जा रहा है, टूट जा रहा है। तो फ्रेंड्स यही जो पर्टिकुलर स्टेजेस आई हैं, यहाँ पे नेकिंग हुआ, फ्रैक्चर हुआ, तो इन्हीं की स्टडी हम लोग करने वाले हैं। लेकिन उनमें जाने से पहले हमें कुछ चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल आप लोग देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा स्पेसिमेन था जिसकी लेंथ L0 है, वो L0 अब देखिए धीमे धीमे बढ़नी चालू हो गई है। 4 पर्टिकुलर जो अगल बगल में फिगर हैं उनको देख के आप समझ पा रहे होंगे कि जो L0 लेंथ है वो अब धीमे धीमे बढ़नी चालू हो जाएगी। जैसे जैसे नेकिंग में पहुँचेगा तो आप देख रहे हो ऑलमोस्ट टूटने वाला है, फिर फ्रैक्चर में आके टूट गया। तो फ्रेंड्स यही जो पर्टिकुलर स्टेजेस हैं उनमें किसी एक पर्टिकुलर स्टेज पे कितना स्ट्रेस डेवलप होगा उस पर्टिकुलर स्पेसिमेन में, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रेस कितने टाइप के होते हैं। तो स्ट्रेस 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला इंजीनियरिंग स्ट्रेस जिसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल स्ट्रेस या कन्वेंशनल स्ट्रेस। जिस स्ट्रेस के बारे में हम सब लोग जानते हैं वो यही इंजीनियरिंग स्ट्रेस होता है, ठीक है। और एक और स्ट्रेस होता है, वो होता है एक्चुअल स्ट्रेस या बोलिए ट्रू स्ट्रेस,
ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं स्ट्रेस की, और स्ट्रेस से भी पहले हमें पता होना चाहिए प्रेशर क्या होता है। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, और स्ट्रेस को भी हम लोग ऐसे ही याद कर लेते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन ये फोर्स किस टाइप का होता है वो हमें पता होना बहुत जरूरी है। तो प्रेशर में जो फोर्स रहता है वो एक्सटर्नल फोर्स रहता है। जो भी फोर्स हम लोग किसी कंपोनेंट पे बाहर से लगाते हैं वो फोर्स हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। और जब हम लोग एक्सटर्नल फोर्स को पर यूनिट एरिया में कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाता है हमारा प्रेशर, ठीक। अब बात करते हैं स्ट्रेस की। तो स्ट्रेस भी होता है फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन कौन सा फोर्स? वो फोर्स होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, किसी भी कंपोनेंट पे हम लोग एक्सटर्नली फोर्स लगा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग फिगर 1 में नीचे लेफ्ट हैंड साइड में जो डायग्राम बना है, एक सर्कुलर रॉड दिख रही होगी, इसमें P फोर्स लग रहा है। तो यही जो फोर्स P लग रहा है ये है हमारा एक्सटर्नल लोड, ठीक। अब देखिए मैं आपसे अगर पूछूं कि आपने P फोर्स इस रॉड में लगाया तो क्या होगा, तो आपका जवाब होगा फिगर 2। फिगर 2 में आप देखिए बेसिकली जो पहला फिगर था उसमें डायमीटर D था, लेकिन अब वो डायमीटर घट के D1 हो गया है, और जिस डायरेक्शन में हमने लोड लगाया है उस डायरेक्शन में हमारे ऑब्जेक्ट की लेंथ बढ़ रही है। तो फ्रेंड्स अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये लेंथ ऐसे तुरंत ही बढ़ गई होगी, क्या इसको कोई भी टाइम नहीं लगा होगा D से D1 में आने में? तो आपका जवाब होगा नहीं, इसको कुछ तो टाइम लगेगा। तो जो ये टाइम लग रहा है वो लग क्यों रहा है? वो लग इसलिए रहा है फ्रेंड्स क्योंकि इस पर्टिकुलर रॉड के अंदर जो ग्रेन्स प्रेजेंट हैं वो इसको इजीली डिफॉर्म होने नहीं देंगे। वो भी एक फोर्स लगाएंगे। आप बाहर से एक फोर्स लगा रहे हो तो अंदर जो ग्रेन्स प्रेजेंट है ना वो बोलेंगे कि हम इस रॉड को खींचने नहीं देंगे, आप लोग बाहर से कितना भी फोर्स लगाइए हम लोग इस रॉड को डिफॉर्म होने नहीं देंगे। तो यही जो फोर्स होता है जो ग्रेन्स लगा रहे हैं, जो इंटरनल रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है इसको खींचने ना देने के लिए, वही होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। और उस इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग पर यूनिट एरिया में कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा स्ट्रेस। और बेसिकली ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल लोड के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो देखिए जो हमारा एक्सटर्नल लोड है वो एक एक्सटर्नल फोर्स है, और एक्सटर्नल फोर्स को बोल सकते हैं हम लोग एक टाइप का एक्शन फोर्स है। और इस एक्शन के कारण अंदर पर्टिकुलर जो मटेरियल के ग्रेन्स हैं उनके अंदर रिएक्शन फोर्स डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो यही जो रिएक्शन फोर्स है इसी को हम लोग बोल रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स। और इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स को पर यूनिट एरिया में जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा स्ट्रेस। आई थिंक आपको स्ट्रेस बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो देखिए स्ट्रेस दो टाइप का है, पहला इंजीनियरिंग, दूसरा ट्रू स्ट्रेस। तो दोनों स्ट्रेस में जो डिफरेंशिएशन होता है वो पर यूनिट एरिया जो होता है उससे होता है, ठीक है। जो भी एरिया हम लोग लेंगे उसके हिसाब से हमारे दोनों टाइप के स्ट्रेस डिवाइड हो जाते हैं। पहला जो इंजीनियरिंग स्ट्रेस होगा उसमें जो भी हम लोग एरिया लेते हैं वो हमेशा ऑब्जेक्ट का इनिशियल एरिया लेंगे। तो देखिए इनिशियल एरिया का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जब आप लोग ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी स्पेसिमेन है, उस पर जब कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे हो उस टाइम पे जो एरिया रहेगा उस स्पेसिमेन का उसको हम लोग बोलेंगे इनिशियल एरिया, ठीक है। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस को कैलकुलेट करने में हम लोग हमेशा इनिशियल एरिया को लेते हैं। इस चीज को आप लोग डबल स्टार मार्क कर लो, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं ट्रू स्ट्रेस की। तो ट्रू स्ट्रेस को हम लोग बोलते हैं एक्चुअल स्ट्रेस। तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग एरिया लेते हैं वो इंस्टेंट एरिया लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग ने पिछले फिगर में देखा था, जो 4 स्पेसिमेन के अंदर चेंजेस आ रहे थे, नेकिंग, फिर उसके बाद फ्रैक्चर हो रहा था, तो वहां पे आप लोग देख रहे होगे जो पर्टिकुलर एरिया है जहां पे फ्रैक्चर हो रहा है उस पर्टिकुलर एरिया में अगर मैं आपसे पूछूं कि स्ट्रेस कितना डेवलप हो रहा होगा हर एक इंस्टेंट पे, आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ। तो हर एक इंस्टेंट पे स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए हर एक इंस्टेंट पे हमें एरिया पता होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए एक नए टाइप की स्ट्रेस की हमें रिक्वायरमेंट पड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रू स्ट्रेस, ठीक है। और ट्रू स्ट्रेस को ही हम लोग एक्चुअल स्ट्रेस बोलते हैं। और एक्चुअल स्ट्रेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हम स्ट्रेस कैलकुलेट कर पाते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा जो इंजीनियरिंग स्ट्रेस है वो सिर्फ इनिशियल कितना स्ट्रेस हो सकता है किसी कंपोनेंट के अंदर जब हमने उस पर कोई भी लोड नहीं लगाया है, उस टाइम का जो स्ट्रेस होगा वो बताएगा। और जैसे ही हम लोग स्पेसिमेन के अंदर फोर्स लगाते हैं तो उसके एरिया में चेंजेस आने चालू हो जाते हैं। तो इन्हीं चेंजेस ऑफ एरिया को इनकॉर्पोरेट करता है हमारा ट्रू स्ट्रेस यानी कि एक्चुअल स्ट्रेस। फ्रेंड्स आई थिंक आपको ट्रू स्ट्रेस, इंजीनियरिंग स्ट्रेस अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रेन की।
तो देखिए स्ट्रेन को समझने से पहले जो मैंने टॉप में लेफ्ट हैंड साइड में डायग्राम बनाया है रेड कलर से, बेसिकली एक स्क्वायर बार है जिसपे मैंने पी लोड लगाया है और उस स्क्वायर बार की लेंथ है एल नॉट। तो जैसे जैसे हम लोग फोर्स इंक्रीज करते जाएंगे तो जो ये एल नॉट लेंथ है वो इंक्रीज होना चालू होगी फॉर पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। मान लीजिए उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट है डेल्टा एल। तो स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन यही चीज बताता है कि जो भी हमने फोर्स लगाया तो उस फोर्स के कारण क्या लेंथ में चेंज आया डिवाइडेड बाई जो उसकी एक्चुअल लेंथ थी। तो डेल्टा एल अपॉन एल नॉट होता है हमारा स्ट्रेन और इसी स्ट्रेन को हम लोग बोलते हैं डायलेशन। ठीक है, अब देखिए ये हो गया हमारा इंजीनियरिंग स्ट्रेन। तो देखिए जैसा कि हम लोग ने स्ट्रेस के अंदर पढ़ा था इंजीनियरिंग स्ट्रेस, ट्रू स्ट्रेस, सेम वे में स्ट्रेन को भी हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले था हमारा इंजीनियरिंग स्ट्रेन। इंजीनियरिंग स्ट्रेन के अंदर हमने क्या किया था, ऑब्जेक्ट पे पी फोर्स लगाया, उस पी फोर्स के कारण लेंथ में एल नॉट से डेल्टा एल चेंजेस आ गए। तो डेल्टा एल का जो चेंज आया उसको अगर हम लोग इनिशियल लेंथ के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा इंजीनियरिंग स्ट्रेन। और वहीं बात की जाए ट्रू स्ट्रेन की तो वो आपको हर एक इंस्टेंट पे स्ट्रेन कैलकुलेट करके दे सकता है। और हर एक इंस्टेंट का मतलब सिर्फ इतना सा है, लेट से 3 इंस्टेंट हैं, वन पॉइंट जब लेंथ हमारी थी एल नॉट, फिर हमने उस पर फोर्स लगाया और लेंथ हो गई डेल्टा एल वन। ठीक है, फिर हमने उस पर फोर्स लगाया उस डेल्टा एल वन के ऊपर तो लेंथ डेल्टा एल वन से बढ़कर हो गई डेल्टा एल टू। तो 3 इंस्टेंट हुए। सबसे पहला जब हमारी लेंथ एल नॉट थी, दूसरा इंस्टेंट जब हमारी लेंथ हो गई एल नॉट प्लस डेल्टा एल वन, फिर तीसरा इंस्टेंट जब हमारी लेंथ एल नॉट प्लस डेल्टा एल वन प्लस डेल्टा एल टू हो गई। ठीक है, तो इन तीनों इंस्टेंट में अगर मैं आपसे पूछूं कि इंजीनियरिंग स्ट्रेन कैलकुलेट करो हर एक इंस्टेंट पे, तो आप लोग हमेशा 1 वाला जो इंस्टेंट था उसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर पाओगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप लोग तीसरे इंस्टेंट पे जो स्ट्रेन डेवलप हुआ विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड इंस्टेंट, तो उस टाइम पे आपका इंजीनियरिंग स्ट्रेन फेल कर जाएगा। इंजीनियरिंग स्ट्रेन आपको हर एक इंस्टेंट पे विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इंस्टेंट स्ट्रेन कैलकुलेट करके देगा। लेकिन अगर आपको थर्ड इंस्टेंट पे चाहिए स्ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड इंस्टेंट, तो उस टाइम पे आपको ट्रू स्ट्रेन की जरूरत पड़ेगी। आई थिंक आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। फ्रेंड्स, ये सारी चीजें मैं इतनी डेप्थ में सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आप लोग इन सारी चीजों को फील कर सको, और एक बार आपने इन सारी चीजों को फील कर लिया फिर आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं लोडिंग और अनलोडिंग की। ये दोनों ऐसे टर्म्स हैं जिनका यूज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में बहुत होने वाला है, तो आपको लोडिंग और अनलोडिंग समझ में आना चाहिए। लोडिंग का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जब हम किसी कंपोनेंट पे फोर्स लगाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो जैसे ही फोर्स लगाना स्टार्ट करेंगे उस पर्टिकुलर कंडीशन को हम बोलेंगे लोडिंग। क्यों? क्योंकि हमने कंपोनेंट को एक लोड देना स्टार्ट कर दिया है, एक टाइप का फोर्स लगाना उस पर स्टार्ट कर दिया है, वो पर्टिकुलर हो गई कंडीशन हमारी लोडिंग। और कुछ टाइम तक, मान लीजिए लेट से टी टाइम तक हमने उस पर फोर्स पी कंटिन्यू किया, अब हमने उस फोर्स को हटा दिया। ठीक है, तो जैसे ही हम फोर्स को हटाएंगे तो वो पर्टिकुलर कंडीशन हो जाएगी हमारी अनलोडिंग। तो देखिए यही चीज मैंने यहाँ डेफिनेशन में अनलोडिंग के लिखा हुआ है, व्हेन आफ्टर लोडिंग व्हेन वी रिलीज द लोड दैट पर्टिकुलर कंडीशन विल कॉल्ड एज अनलोडिंग। ठीक है, अब लास्ट एक और टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बेसिकली जो आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, इसको कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका भी आगे चल के बहुत यूज होने वाला है। तो देखिए इस पर्टिकुलर स्लाइड में आप लोग देख पा रहे होंगे कि ट्रू स्ट्रेस इंजीनियरिंग स्ट्रेस, ट्रू स्ट्रेन इंजीनियरिंग स्ट्रेन के अंदर आपस में काफी रिलेशनशिप्स होते हैं। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जो मैंने इस पर्टिकुलर स्लाइड में मेंशन की हुई है। इन सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे फॉर्मिंग में, जब मेटल फॉर्मिंग हम लोग अच्छे से कवर करेंगे उस टाइम पे ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। और आप लोग इन सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं गेट में, इंजीनियरिंग सर्विसेज में, इसरो में, कहीं पे भी आप जाओगे हर एक एग्जाम में इनसे काफ़ी क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और मैंने यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्लाइड को सिर्फ इसलिए बताया है सो दैट आपकी इंफॉर्मेशन में रहे कि ये सारी चीज़ें हम लोग मेटल फॉर्मिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, और इनमें क्या क्या रिलेशनशिप होते हैं वो आपके इंफॉर्मेशन में होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आप लोग इस पर्टिकुलर स्लाइड में जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसको अपने नोट्स में ऐड कर लो। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए अभी तक हम लोग ऑलरेडी ये सीख चुके हैं कि जो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होती है वो हमें लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व देती है, और जो ये लोड है वो बेसिकली यूटीएम मशीन अप्लाइड करती है किस पे? स्पेसिमेन पे। और स्पेसिमेन में जो 2 रेड कलर के डॉट्स थे उनके बीच का एलोंगेशन होना स्टार्ट हो जाता है और वही एलोंगेशन को मेजर करता है हमारा स्ट्रेन गेजेस। ठीक है,
तो यहाँ से हमारा लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व मिलता है। और अब इस स्लाइड में जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में एक कर्व बनाया हुआ है वही है हमारा लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व। फ्रेंड्स, एक चीज़ आप लोग हमेशा याद रखना कि यूटीएम टेस्टिंग आपको हमेशा लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व देगा, कभी भी स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व नहीं देगा, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो भी स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व हम बनाएंगे वो एग्जैक्टली सेम रहेगा जो लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व रहेगा, ठीक है। जहाँ लोड है वहाँ पे हम लोग कर देते हैं स्ट्रेस, और जहाँ इलोंगेशन है यानी जो एक्स एक्सिस है उस एक्सिस पे हम लोग ले लेते हैं स्ट्रेन को, और सेम कर्व फॉलो होगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में भी, ठीक है। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी यूटीएम टेस्टिंग मशीन होती है वो हमें लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व देता है, ना कि स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। तो फ्रेंड्स, ऑलरेडी हम लोग ये जान चुके हैं कि जो भी लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व है वो एग्जैक्टली सेम होता है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व के। तो हम लोग यहाँ पे जितनी भी बातें करेंगे वो स्ट्रेस और स्ट्रेन की करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट ओ से। पॉइंट ओ हमारा वो पॉइंट है जब हमने सैंपल पे कोई भी लोड नहीं लगाया है, ठीक है। तो वो पॉइंट है पॉइंट ओ। तो देखिए, पॉइंट ओ के बाद हम लोग लोडिंग करना स्टार्ट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ यूटीएम मशीन, और क्या क्या चेंजेस हमारे उस पर्टिकुलर एल्युमिनियम के स्पेसिमेन में आने वाले हैं उनकी स्टडी करने जा रहे हैं। तो पॉइंट ओ से जब हमने लोड बढ़ाना स्टार्ट किया और पॉइंट ए तक हम पहुंचते हैं, तो पॉइंट ए को हमने बोला प्रोपोर्शनल लिमिट। तो देखिए, प्रोपोर्शनल लिमिट वो पॉइंट था जिस पॉइंट तक हमने स्पेसिमेन के अंदर लोड लगाया, और लोड लगाने के बाद पॉइंट ए तक पहुंचे, और पॉइंट ए पे जब हमने उस लोड को हटा लिया, तो लोड को जैसे ही हटाएंगे तो पॉइंट ए से वापस हम लोग पॉइंट ओ पे आराम से पहुंच सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिर्फ इतना सा कि जितना भी हमने बॉडी के अंदर चेंजेस करने की कोशिश करी थी फोर्स लगा के पॉइंट ए तक, तो अब पॉइंट ए पे हम जब वो फोर्स हटा लेंगे तो बॉडी फिर से अपना शेप गेन कर लेगी, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, पॉइंट ओ से जैसे जैसे लोडिंग करते हुए हम लोग पॉइंट ए तक आते हैं, तो इस कंप्लीट प्रोसेस में ओ टू ए में स्ट्रेस हमेशा स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और यहाँ पे जो हमें कर्व मिलेगा वो लीनियर मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ओ से ए आपको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो हमेशा याद रखिएगा, जो पॉइंट ओ से हम लोग पॉइंट ए पे आएंगे, जिस पॉइंट को हम लोग प्रोपोर्शनल लिमिट बोलते हैं, इस पॉइंट तक ही स्ट्रेस आपका स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, और आपको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन या बोलिए लीनियर कर्व मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम लोग पॉइंट ए से आगे बढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं पॉइंट बी की तरफ। तो फ्रेंड्स, हम लोग फिर से पॉइंट ए से फोर्स बढ़ाना स्टार्ट करते हैं और पहुंच जाते हैं पॉइंट बी पे। पॉइंट बी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। तो देखिए क्या होता है कि जो भी हमने स्पेसिमेन के अंदर फोर्स लगाते लगाते पॉइंट बी तक पहुंचाया, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रेन डेवलप हुआ और उसका शेप जो था वो कुछ ना कुछ चेंज हुआ, ठीक। अब जैसे ही पॉइंट बी पे हमने लोड हटा लिया, पॉइंट बी पे जैसे ही हम लोग लोड अपना हटा लेंगे तो क्या होगा, तो जितना भी स्ट्रेस डेवलप के कारण उस स्पेसिमेन के अंदर चेंजेस आए थे, तो पॉइंट बी पे लोड हटाने के बाद वो सारे के सारे चेंजेस हट जाएंगे और फिर से कंपोनेंट ऑलमोस्ट अपना शेप गेन कर लेगा। ऑलमोस्ट का मतलब है 99.9%। जब आप लोग नेकेड आई से देखोगे तो आपको लगेगा कि शेप पूरी तरीके से रीगेन हो गया है, लेकिन थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस आएगा कंपोनेंट के अंदर, जिसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में प्रोपोर्शनैलिटी नहीं रहती है, यानी स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा। इसीलिए पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में जो कर्व मिलेगा हमें, वो नॉन लीनियर रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हमेशा याद रखिएगा। पॉइंट ए के बाद हमको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, ठीक है। पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में हमको एक कर्व वाला पोर्शन मिल रहा है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और जब भी आपसे इंटरव्यू में इस डायग्राम को बनाने के लिए बोला जाए इन चीज़ों का, तो आप लोग इन सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो इंटरव्यूअर होता है वो एक एक चीज़ आपकी ऑब्जर्व कर रहा होता है, ठीक है। तो देखिए, इस पूरे टेस्ट में हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि जो भी फोर्स स्पेसिमेन के अंदर हम लगा रहे हैं, और जब फोर्स को हटा दे रहे हैं तो उस स्पेसिमेन के शेप में क्या क्या चेंजेस आने वाला है, ठीक है। तो उस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं। तो पॉइंट ओ से जैसे जैसे हमने फोर्स बढ़ाना स्टार्ट किया और पॉइंट बी तक हम पहुंचते हैं, तो पॉइंट बी पे फोर्स को जब हम हटाएंगे, तो जैसे ही हटाएंगे तो जो हमारा स्पेसिमेन है वो अपना शेप पूरी तरीके से रीगेन करने की कोशिश करेगा, ऑलमोस्ट
99.99% वो अपना शेप रीगेन कर ले जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को ये समझ में आ चुका है कि पॉइंट बी वो पॉइंट था जहां तक हम लोग लोडिंग करने के बाद अनलोडिंग करें तो स्पेसिमेन की डायमेंशन में कोई भी चेंजेस नहीं दिखने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग पॉइंट बी से फिर से लोडिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। पॉइंट बी से जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और फिर से अनलोडिंग करेंगे आप, तो आप देखोगे कि आपके स्पेसिमेन के अंदर परमानेंट चेंजेस दिखना चालू हो जाएगा। परमानेंट चेंजेस का मतलब है कि उस पर्टिकुलर स्पेसिमेन की डायमेंशन अब बढ़ने लग जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम उस पर टेंशन फोर्स लगा रहे हैं। तो पॉइंट बी से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन दिखना स्टार्ट हो जाएगा, परमानेंट चेंजेस दिखने चालू हो जाएंगे। और जैसे ही पॉइंट सी पे पहुंचेंगे तो ये पॉइंट सी को हम लोग बोलते हैं अल्टीमेट पॉइंट, और ये पॉइंट पे जो आपको स्ट्रेस मिल रहा होता है वो मैक्सिमम मिल रहा होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम स्ट्रेस का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो हमारा एल्युमिनियम स्पेसिमेन है वो इतना ही स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकता है, इतना ही लोड बर्दाश्त कर सकता है। और जैसे ही हम लोग इस स्ट्रेस से और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो हमारा स्पेसिमेन फेल करना स्टार्ट कर देगा। तो पॉइंट सी एक ऐसा पॉइंट होता है जो मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट होता है। इस पॉइंट से नेकिंग, एल्युमिनियम स्पेसिमेन के अंदर नेकिंग दिखना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही हम स्ट्रेस को बढ़ाएंगे पॉइंट सी के आगे, जैसे ही थोड़ा सा लोड बढ़ाएंगे तो हमारा कंपोनेंट फेल कर जाएगा। तो जो पॉइंट डी है वो पॉइंट है फ्रैक्चर पॉइंट। इस पॉइंट पे हमारा एल्युमिनियम स्पेसिमेन फेल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, इस स्लाइड में जो भी चीजें मेंशन हैं वो सारी की सारी चीजें एल्युमिनियम के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से रिलेटेड हैं, और वो सारी चीजें हमने प्रीवियस स्लाइड में बहुत अच्छे से सीख ली हैं। नेकिंग का जो पॉइंट है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं अल्टीमेट पॉइंट, और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो हमें स्ट्रेस मिलता है उसको बोलते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, और फ्रेंड्स जैसे ही अल्टीमेट पॉइंट के आगे फिर से लोडिंग करना स्टार्ट करेंगे तो तुरंत हमारा स्पेसिमेन फेल कर जाएगा। ठीक, और वो जो फेल होगा उसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्चर। और आप लोग देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में जो फ्रैक्चर हुआ है वो बेसिकली कप एंड कोन टाइप का फ्रैक्चर है। ठीक, अब देखिए कोई भी डक्टाइल मटेरियल किन किन टाइप से फेल कर सकता है, जब उस पर टेंसाइल लोड लगे, जब उस पर कंप्रेशन लोड लगे, जब उस पर शियर लोड लगे। तो वो सारी की सारी चीजें हम लोग इसी पर्टिकुलर वीडियो के अंदर सीखेंगे एंड में। ठीक, तो देखिए फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर हम लोग ने जो भी प्रीवियस स्लाइड्स में डिस्कशन किया है वही सारी चीजें लिखी हुई हैं। कुछ और एक दो पॉइंट मैंने ऐड किए हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्रोपोर्शनल लिमिट। तो हम लोग ने सीखा था कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, लेकिन फ्रेंड्स वो किस टाइप का स्ट्रेस होता है, किस टाइप का स्ट्रेन होता है, वो जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जो स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन था वो बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस था। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या चीज होता है उसको जान लेते हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो मैंने एक छोटा सा सर्कुलर रॉड बनाया हुआ है उसमें पी लोड लगाया हुआ है। तो जब कभी भी स्ट्रेस आपके लोड की डायरेक्शन में डेवलप होगा उसको हम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। और सेम चीज स्ट्रेन के साथ है, जब कभी भी स्ट्रेन फोर्स की डायरेक्शन में डेवलप होगा उसको हम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक, और हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हुक्स। हुक्स ने अपना एक लॉ दिया था कि फॉर यूनी एक्सियल लोडिंग, ठीक है, यूनी एक्सियल लोडिंग में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन रहता है। ठीक, और इस पर्टिकुलर टाइम में जब तक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा उस पॉइंट तक हमारा जो कर्व मिलता है वो एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, यानी कि लीनियर कर्व हमें मिलेगा। और फ्रेंड्स एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां बताना चाहूंगा कि जो भी हुक्स लॉ है ये इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा, तो हमेशा आपको बोलना है फॉर यूनी एक्सियल लोडिंग ये लॉ आया था। और क्या था ये लॉ? ये स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं था, ये था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन फॉर यूनी एक्सियल लोडिंग। बेसिकली क्या हो रहा था, हमारे पास जो स्पेसिमेन था एल्यूमिनियम का उस पर हम लोग ने एक ही डायरेक्शन के अंदर लोडिंग की थी। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं यूनी एक्सियल लोडिंग। लोडिंग जो कि एक डायरेक्शन के अंदर हो उसको बोली जाएगा यूनी एक्सियल लोडिंग। ठीक है, अब देखिए आप लोग कर्व देखिए जो मैंने स्ट्रेस स्ट्रेन का जस्ट राइट हैंड साइड में बनाया हुआ है, तो उसमें जो पीएल लिखा हुआ है वो है प्रोपोर्शनल लिमिट। तो जब हम लोग ओरिजिन से आगे बढ़ रहे हैं और पीएल तक पहुंच रहे हैं तो हमारा पूरा कर्व स्ट्रेट लाइन है। पीएल के आगे जैसे ही आप बढ़ोगे तो आपको कर्व नॉन लीनियर मिलना चालू हो जाएगा। नॉन लीनियर का क्या मतलब है? नॉन लीनियर का मतलब है कि आपको अब पीएल के आगे कोई भी स्ट्रेट लाइन मिलने नहीं वाली है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम लोग बात करते हैं इलास्टिक लिमिट की।
तो इलास्टिक लिमिट हमारा वो पॉइंट होता है कि जैसे ही हम लोग इलास्टिक लिमिट पॉइंट पे पहुंचेंगे और हम लोग अनलोडिंग करेंगे, तो अनलोडिंग करने के बाद कंपोनेंट ऑलमोस्ट अपनी शेप रीगेन कर ले जाएगा। ठीक है, 99.99% अपनी शेप रीगेन कर लेगा, लेकिन पीएल से लेके ईएल के बीच का जो कर्व रहेगा वो नॉन लीनियर रहेगा, यहाँ कोई स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी। इस चीज का भी आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा इंटरव्यू के टाइम पे। ठीक है, और देखिए मैंने नीचे में सेम चीज लिखी हुई है, प्रोपोर्शनल लिमिट तक कंप्लीटली रीगेन कर लेता अपना शेप, इलास्टिक लिमिट में 99.99% तक ऑलमोस्ट 0.01% एरर रहता है शेप रीगेन में, जो हमें नहीं दिखेगा। ठीक है, तो देखिए अब बात करते हैं अल्टीमेट लोड की। अल्टीमेट लोड कौन सा पॉइंट था? अल्टीमेट लोड पॉइंट वो पॉइंट था जो हमारा स्पेसिमेन था वो मैक्सिमम लोड अपने ऊपर बर्दाश्त कर सकता था। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जैसे ही आप थोड़ा सा फोर्स बढ़ाओगे तो आपका स्पेसिमेन फेल कर जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने लिखी हुई है अल्टीमेट लोड में, और सेम चीज़ जो फेल करने वाली बात है वो मैंने फ्रैक्चर लोड में लिखी हुई है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं डिस्कस करने माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में आप जाओगे तो आपसे ये बनवाया ही जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग तैयार रहो, इसीलिए मैं सारी चीज़ों को इतनी डिटेल में आपको समझा रहा हूँ, जिससे आप लोग एक एक चीज़ को अच्छे से समझा सको इंटरव्यू में। आप लोग ये कर्व बना के बैठ जाओगे तो आपका पर्पस वहाँ सॉल्व नहीं होने वाला, जब तक आपको एक एक पॉइंट की डेप्थ नहीं पता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो माइल्ड स्टील होता है उसका यील्ड स्ट्रेस कितना होता है। तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 250 मेगापास्कल। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। फिर जो इसका यंग मॉडुलस होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, ई की वैल्यू कितनी होगी, तो उसकी वैल्यू होती है 210 गीगापास्कल। इसको भी आप लोग याद कर लो। फ्रेंड्स, आप लोग इसरो के इंटरव्यू में जाओगे तो ये चीज़ें पूछी जाएंगी वहाँ पे आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो बेसिक इंजीनियरिंग मटेरियल है, एल्युमिनियम, माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, उनके बारे में आपको ये सारी छोटी छोटी वैल्यूज़ पता होनी जरूरी हैं। खास करके जो आपका यंग मॉडुलस है वो और यील्ड स्ट्रेस, ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है माइल्ड स्टील के लिए, तो यहाँ पे जो ए पॉइंट है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, ये मैंने सब जूम करके दिखाया हुआ है। पॉइंट डी, पॉइंट ई, ये जब आप लोग एक्चुअल में देखोगे ना तो ये ए बी सी आपको एक जैसा नजर आएगा, डी ई जो पॉइंट है वो भी आपको एक ही पॉइंट नजर आएगा। लेकिन जब आप लोग इसको माइक्रोस्कोप पे देखोगे तब जाके आपको ये बड़े बड़े पॉइंट नजर आएंगे। जैसे आपका एफ जी में आपको लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ा सा लाइन है, लेकिन एफ जी को जब आप लोग देखोगे तो वो तुरंत फेल कर जा रहा होगा, बहुत पास रहते हैं दोनों पॉइंट। लेकिन मैंने इनको जूम किया है इसलिए आपको बड़े दिख रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए ऊपर में टॉप में मैंने माइल्ड स्टील का जो इलास्टिक या यील्ड स्ट्रेस लिखा हुआ है उसको देखिए सिग्मा ए, सिग्मा बी, सिग्मा डी, इसीलिए लिखा है फ्रेंड्स क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट आपको एक ही जैसे नजर आएंगे, और इसकी वैल्यू होती है 250 मेगापास्कल। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग माइल्ड स्टील के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को देखते हैं और एक एक पॉइंट का नाम देख लेते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट ओ है वो पॉइंट है जिसपे हमने स्पेसिमेन पे कोई भी लोड नहीं लगाया है। पॉइंट ए है हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट, पॉइंट बी है हमारा इलास्टिक लिमिट, पॉइंट सी होता है हमारा अपर यील्ड पॉइंट, पॉइंट डी है हमारा लोअर यील्ड पॉइंट। डी और ई ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो छोटे डिफरेंस आ रहे हैं उसको हम लोग समझेंगे। फिर पॉइंट ई से पॉइंट एफ की बात की जाए तो पॉइंट एफ है हमारा अल्टीमेट पॉइंट और पॉइंट जी है हमारा नेकिंग पॉइंट। तो इनमें से आप लोगों ने सारी चीज़ों के बारे में अभी तक पढ़ लिया है। प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट क्या होती है, फिर आपका अल्टीमेट पॉइंट, नेकिंग पॉइंट। यहाँ पे जो अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट है उसको हम लोग अभी अच्छे से समझेंगे कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर माइल्ड स्टील के केस में आपको लोअर यील्ड और अपर यील्ड पॉइंट क्यों मिलते हैं। ठीक है, तो ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इंटरव्यू में आपसे ये चीजें पूछी जाएंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जो हमारा पॉइंट बी है उसको हम लोग इलास्टिक लिमिट बोलते हैं, और इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद जब हम स्पेसिमेन पे फिर से लोडिंग करेंगे, पॉइंट बी के आगे और थोड़ा सा बढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारे स्पेसिमेन पे अनलोडिंग करने के टाइम यानी लोड जैसे ही हटाएंगे तो हमारा स्पेसिमेन फिर से अपनी शेप को रीगेन नहीं कर पाता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर रीगेन नहीं कर पा रहा अपनी शेप, इसका मतलब यह है कि उस स्पेसिमेन के अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया है, यानी कि वो अपनी शेप को रीगेन जब नहीं कर सकेगा तो इसका मतलब है कि वो डिफॉर्म हो चुका है परमानेंटली, और इसी परमानेंटली डिफॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन।
ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही हम लोग पॉइंट बी से लोडिंग करना स्टार्ट करेंगे और पहुंचेंगे पॉइंट सी पे, तो पॉइंट सी वो पॉइंट होगा जहां पे हम लोग स्पेसिमेन के अंदर नेकेड आई से डिफॉर्मेशन को देख सकेंगे। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, माइल्ड स्टील स्पेसिमेन की खासियत होती है कि यहां पे हमको दो यील्ड पॉइंट मिलते हैं। जो पॉइंट सी है वो है हमारा अपर यील्ड पॉइंट और जो पॉइंट डी है हमारा वो है लोअर यील्ड पॉइंट। और यहाँ इस पर्टिकुलर माइल्ड स्टील स्पेसिमेन में क्यों हमको दोनों यील्ड पॉइंट मिल रहे हैं, इसकी स्टडी हम लोग करने वाले हैं अभी। और जो डी से ई में आपको जिगजैग टाइप की चीज दिख रही है वो क्यों आ रही है उसको भी हम लोग समझेंगे। और फ्रेंड्स, एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो हमारा पॉइंट डी है यानी जो लोअर यील्ड पॉइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल यील्ड पॉइंट। क्वेश्चन में कभी भी आपको दो डाटा दे, जब अपर यील्ड और लोअर यील्ड पॉइंट, तो हमेशा यील्ड पॉइंट को अगर लेना है तो हमेशा आप लोग पॉइंट डी जो लोअर यील्ड पॉइंट है इसी को हम लोग क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। इस चीज को आप लोग डबल से ट्रिपल स्टार मार करके रख लो कि यील्ड पॉइंट का मतलब होता है लोअर यील्ड पॉइंट। ठीक है। और फ्रेंड्स, यील्ड पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे यील्ड स्ट्रेस। और जो ये यील्ड स्ट्रेस होता है वो टेम्परेचर के साथ घटता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे यील्ड स्ट्रेस आपका घटता चला जाएगा। इस चीज को भी आप लोग डबल स्टार मार करके कर लो, क्योंकि ये चीज आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो यहाँ पे पॉइंट ई से एफ का रीजन है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में पॉइंट ई से जो एफ का रीजन है इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन में क्या होता है, स्ट्रेंथ किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट की बढ़ती है। और ये सारी चीजें हम लोग स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म के अंदर, जो स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म का एक वीडियो मैंने दिया था उसके अंदर बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है कि स्ट्रेन हार्डनिंग के कारण स्ट्रेंथ क्यों बढ़ रही है। और फ्रेंड्स, एक और इंपॉर्टेंट चीज देखिए, पॉइंट ओ से जैसे जैसे लोडिंग करते हुए पॉइंट बी तक हम गए थे, तो पॉइंट बी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक लिमिट पॉइंट। और पॉइंट बी के करस्पॉन्डिंग देखिए मैंने एक वर्टिकल लाइन डॉटेड में ड्रॉ करी हुई है, और जैसे ही वो लाइन पॉइंट पी पे जो स्ट्रेन एक्सिस है उस पर टच कर रही है, उस पॉइंट को हमने बोला है पॉइंट पी। तो ओ से जो पी का रीजन है इसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब हमने मटेरियल को डिफॉर्म किया तो पॉइंट पी के बाद अगर हम लोग लोड को हटा लेंगे तो कंपोनेंट अपनी शेप 99.99% तक गेन कर लेता है। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर रीजन को बोलते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन। और इस पॉइंट पी के आगे का जितना भी रीजन है इसको हम लोग बोलेंगे परमानेंट डिफॉर्मेशन रीजन, या बोलिए प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रीजन। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए, हम लोग इस पर्टिकुलर स्लाइड में ये जानने वाले हैं कि अपर यील्ड और लोअर यील्ड पॉइंट हमें क्यों मिलता है माइल्ड स्टील के केस में, साथ ही साथ जो लोअर यील्ड पॉइंट के आगे एक जिगजैग शेप दिख रहा था वो हमें क्यों मिलता है। तो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर स्लाइड को समझने के लिए मैं आपसे छोटी सी एक्सपेक्टेशन रखूंगा कि आप लोग स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म का वीडियो कंप्लीट कर लो, जिससे आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो देखिए, जो रियल क्रिस्टल होता है उसके अंदर ग्रेन बाउंड्रीज प्रेजेंट होती हैं। तो सबसे टॉप में, सबसे लेफ्ट में जो पॉइंट ए से मैंने एक सर्किल डिनोट किया हुआ है उसको देखो, तो उसके अंदर आपको रेड कलर की बाउंड्रीज दिख रही होंगी। वो बाउंड्रीज बेसिकली हैं आपकी ग्रेन बाउंड्रीज। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही हम लोग स्पेसिमेन के ऊपर टेंसाइल लोड लगाना स्टार्ट करेंगे तो उस स्पेसिमेन के अंदर जो भी ग्रेन्स प्रेजेंट रहते हैं उनमें डिसलोकेशन होना स्टार्ट हो जाता है। आप खुद ही सोचिए, आप अगर किसी चीज को खींचोगे तो क्या होगा, उसके अंदर जो भी चीज प्रेजेंट है वो आपको रोकने का प्रयास करेगी, तो इसके कारण क्या होगा, डिसलोकेशन बनना चालू हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब आप लोग सबसे टॉप में जो मैंने सर्किल बनाया हुआ है पॉइंट ए जिसको रिप्रेजेंट किया है उसको देखो आप लोग, तो वहां आपको दिख रहा होगा ग्रेन बाउंड्रीज और एक सर्किल। फिर आप लोग उसके जस्ट राइट में जो मैंने एक बड़ा सर्किल बनाया उसको जूम करके दिखाया आपको, तो वो क्या दिखा रहा है, उस पॉइंट में ग्रेन बाउंड्रीज के अंदर कुछ ब्लू कलर की जिगजैग्स लाइन है। वो जिगजैग्स लाइन क्या है, डिसलोकेशंस है। ठीक है। तो जैसे ही डिसलोकेशंस ग्रेन बाउंड्री पे पहुंच जाते हैं तो वो पॉइंट क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका इलास्टिक लिमिट पॉइंट। अब जैसे ही आपके ये डिसलोकेशन मूव करना चालू करेंगे तो ग्रेन बाउंड्रीज क्या करेंगी, ग्रेन बाउंड्रीज इनको मूव नहीं करने देगी। पर्टिकुलर आप देखिए, जो ग्रेन बाउंड्री है वो एक दीवार का काम करेगी। नीचे में देखिए, जो मैंने हरे कलर से एक डायग्राम बनाया हुआ है उसको देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि ये डिसलोकेशन मूव करते करते आए ग्रेन बाउंड्री पे। तो देखिए, जो ये ग्रेन बाउंड्रीज हैं ये बेसिकली डिसलोकेशंस को पकड़ के रखती हैं। अब हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि किसी मटेरियल के अंदर जितने ढेर सारे डिसलोकेशंस प्रेजेंट रहेंगे वो क्या करेंगे, वो सरफेस तक जाने का प्रयास करेंगे, एक सरफेस से दूसरे सरफेस तक। और जैसे ही वो सरफेस पे पहुंच जाएंगे तो आपका क्रैक फॉर्मेशन हो सकता है, आपका मटेरियल फेल होने लग सकता है। तो इसीलिए जो आपकी ये ग्रेन बाउंड्रीज हैं
वो जब तक इन डिसलोकेशंस को बांध के रखेंगी, जब तक इनको पकड़ के रखेंगी, तब तक आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। इसीलिए इलास्टिक लिमिट के आगे जैसे ही हम लोग लोड को बढ़ा रहे थे तो क्या हो रहा था कि जो ये डिसलोकेशंस हैं इनको मूव करने का मौका नहीं मिल पा रहा था। किनके कारण? ग्रेन बाउंड्रीज के ब्लॉक कर लेने के कारण। ग्रेन बाउंड्रीज ने इन डिसलोकेशंस को पकड़ लिया था, और जब तक इन डिसलोकेशंस को ये ग्रेन बाउंड्रीज पकड़ के रखेंगी तब तक क्या होगा, ये डिसलोकेशन एक सरफेस से दूसरे सरफेस तक नहीं जा पाएंगे और किसी भी टाइप का क्रैक फॉर्मेशन या बोलिए क्रिस्टल को कमजोर नहीं कर पाएंगे। तो जब तक ये पकड़ के रखेंगे तब तक आपके कंपोनेंट के अंदर स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। तो इसीलिए जो इलास्टिक लिमिट पॉइंट है उससे स्ट्रेंथ बढ़ते बढ़ते पहुंच जाती है अपर यील्ड पॉइंट तक। ठीक है, अब अपर यील्ड पॉइंट के बाद क्या होगा, जैसे ही हम लोग थोड़ा सा और लोड बढ़ाएंगे ना, तो ये डिसलोकेशंस की जो स्ट्रेंथ है वो इतनी बढ़ जाएगी कि वो लोग इस ग्रेन बाउंड्री से पास हो जाएंगी, यानी कि इस ग्रेन बाउंड्री को तोड़ के आगे बढ़ जाएंगी। अब जैसे ही ये मूव करना स्टार्ट कर देंगी तो क्या होगा, आपकी जो स्ट्रेंथ कंपोनेंट के अंदर बढ़ रही थी वो अब घटने लग जाएगी, और घटने के बाद वो एक लोवेस्ट पॉइंट पे चली जाएगी, जिस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे लोअर यील्ड पॉइंट। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, सारी चीजें मैंने यहाँ पे इस स्लाइड में लिखी हुई हैं। सबसे पहले ऊपर से आप देखिए, डिसलोकेशंस आफ्टर सम टाइम स्टॉप्ड बाय ग्रेन बाउंड्री, और जैसे ये ग्रेन बाउंड्री आपकी डिसलोकेशंस को पकड़ के रखेगा तो आपको मिलेगा अपर यील्ड पॉइंट, और जैसे ही आपने थोड़ा और लोड बढ़ाया तो क्या होगा, ये ग्रेन बाउंड्रीज अब जवाब दे जाएंगी और जो डिसलोकेशंस हैं वो ग्रेन बाउंड्रीज को पास करके आगे बढ़ जाएंगे, और जैसे ही ये आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, स्ट्रेंथ आपकी घटने लग जाएगी, और घटते घटते कहाँ पहुंच जाएंगे आप लोग, पॉइंट पी में। आप लोग नीचे जो मैंने एक डायग्राम बनाया वहां देखिए, तो पॉइंट ओ से आप लोग चले आए हो पॉइंट पी पे। ठीक, अब जो पॉइंट पी है इसको हम लोग बोलेंगे लोअर यील्ड पॉइंट। ठीक है, लोअर यील्ड पॉइंट के बाद हम लोग देख रहे हैं जिगजैग शेप। ये शेप आपको कहाँ मिलेगा, आपको माइक्रोस्कोप के अंदर देखने को मिलेगा। पी टू आर आपको एक जिगजैग शेप मिल रहा है, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है धीमे धीमे आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ रही है, फिर घट रही है, बढ़ रही है, फिर घट रही है। तो ये क्यों हो रहा है, ये हो रहा है आपका क्वार्टरल एटमॉस्फेयर के कारण। इस चीज को भी ट्रिपल स्टार मार्क कर लो कि जो पी टू आर एक्टिविटी आपको दिख रही है ये क्यों होती है, ये क्वार्टरल एटमॉस्फेयर के कारण होती है। अब ये क्वार्टरल एटमॉस्फेयर क्या है, चलिए इसको जान लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि प्योर आयरन हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाता है, इसलिए हम लोग कुछ एलॉइंग एलिमेंट उसमें ऐड करते हैं, और एलॉइंग एलिमेंट को ही हम लोग यहाँ पे इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी बोल रहे हैं। तो एलॉइंग एलिमेंट के तौर पे माइल्ड स्टील में हम लोग ऐड कर रहे हैं कार्बन और नाइट्रोजन, और यही जो आपका इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटीज हैं कार्बन और नाइट्रोजन की, यही आपका क्वार्टरल एटमॉस्फेयर बनाने में काम आता है। तो देखिए क्या होता है, इस पर्टिकुलर डायग्राम में आप लोग देख पा रहे होंगे, डिसलोकेशन एक वर्टिकल लाइन है, टॉप में देखो आप लोग, और पीछे से क्या है, बाकी सारे डिसलोकेशन इस डिसलोकेशन को मूव करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। अब जैसे ही ये डिसलोकेशन आगे बढ़ेगा तो इसको मिलते हैं कार्बन और नाइट्रोजन के इंटरस्टिशियल एटम्स। ठीक है, ये इम्प्योरिटी है जो आगे मिलेगी इसको। तो क्या होगा कि ये जो लाइन है वर्टिकल लाइन, ये क्या होगी, बेंड होने का काम करने लगेगी, एक छोटा सा आर्क फॉर्म बनाएगी, और फिर क्या होगा, पीछे से इतना फोर्स आ रहा होगा कि ये जो आर्क है वो पूरी तरीके से सर्किल बन जाएगा, और सर्किल के बाद फिर से डिसलोकेशन मूव करना स्टार्ट कर जाएंगे। ठीक, लेकिन अब क्या होगा कि जितना टाइम इस वर्टिकल लाइन को बेंड करने में लगेगा, जो आपको सर्किल देख रहे हो, ये सर्किल बनने में कुछ टाइम तो लगेगा, तो जितने टाइम के बीच में ये वर्टिकल लाइन एक सर्किल का फॉर्म बनाएगी, उस टाइम के बीच में क्या होगा, मटेरियल को स्ट्रेंथ होने का टाइम मिल जाएगा। उतनी देर तक ये जो आपके डिसलोकेशन है मूव नहीं कर पा रहे होंगे, तो जितना डिसलोकेशन मूव नहीं कर पाएंगे तो कंपोनेंट के अंदर स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इसलिए एक आपको ऊपर की तरफ बढ़ती हुई लाइन मिलेगी। और फिर जब ये डिसलोकेशन पूरी तरीके से सर्किल से आगे बढ़ेंगे तो फिर से इनको मूव करने का टाइम मिल जाएगा, तो फिर क्या होगा, फिर आपकी स्ट्रेंथ घटने लगेगी, और ये प्रोसेस कंटिन्यू होती रहेगी जब तक आपके इंटरस्टिशियल एटम्स सामने आते जाएंगे डिसलोकेशन के, तो उस दौरान आपके डिसलोकेशन मूव नहीं कर पाएंगे। तो जब तक मूव नहीं कर पाएंगे तब तक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जैसे ही मूव करना स्टार्ट कर देंगे तो स्ट्रेंथ घटने लगेगी। ठीक है, तो इसी कारण आपको जिगजैग शेप मिलती है। लेकिन अब क्या होगा कि जब ये सारे के सारे डिसलोकेशन एक जगह पाइलअप हो जाएंगे, एक जगह पाइलअप हो जाएंगे और सरफेस तक पहुंचने की कोशिश करने लगेंगे, तो पाइलअप होने के कारण क्या होगा कि उस मटेरियल के अंदर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, ये स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म के अंदर हम लोग ने बहुत अच्छे से सीखा हुआ है कि जैसे जैसे आपके डिसलोकेशन पाइलअप होते जाएंगे तो स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, और ये स्ट्रेंथ बढ़ते 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 पहुंच जाती है कहाँ पे, अल्टीमेट पॉइंट पे। ठीक है, अल्टीमेट पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, जहां पे आपको हाईएस्ट स्ट्रेस मिलता है, या बोलिए आपके मटेरियल के अंदर हाईएस्ट स्ट्रेस को झेलने की एबिलिटी होती है। ठीक है,
तो जैसे जैसे आप लोड बढ़ाओगे तो मैक्सिमम लोड बर्दाश्त करने की जो कैपेसिटी होती है वो अल्टीमेट पॉइंट के पास होती है, और इसी अल्टीमेट पॉइंट पे क्या होगा, धीमे धीमे ब्रेकिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेकिंग जो प्रोसेस होता है ना, नेकिंग, वो होना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर जैसे ही आप अल्टीमेट पॉइंट से और थोड़ा सा लोड बढ़ाओगे तो आपका मटेरियल फेल कर जाएगा, फ्रैक्चर पॉइंट आपको मिल जाएगा। तो यही पूरी कंप्लीट प्रोसेस थी माइल्ड स्टील की, और ये कैसे कैसे हुई हम लोग ने अच्छे से समझ लिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए फ्रेंड्स, लोडिंग जो होती है वो आपकी दो टाइप की हो सकती है, स्टैटिक लोडिंग, डायनेमिक लोडिंग। तो स्टैटिक लोडिंग की बात की जाए, जो हम लोग ने यूटीएम मशीन में लगाया था, धीमे धीमे लोड बढ़ा रहे थे, तो वो जो लोडिंग होगी उसको हम लोग स्टैटिक लोडिंग बोलेंगे। और वहीं अगर किसी कंपोनेंट पे डायरेक्टली या ऑल ऑफ सडन किसी कंपोनेंट पे लोड लगता है, उस टाइप के लोड को हम लोग बोलेंगे डायनेमिक लोड। ठीक है, डायनेमिक लोड को हम लोग इम्पैक्ट लोड या सडन लोड भी बोलते हैं। ठीक है, और इन लोड्स के करस्पॉन्डिंग जो भी मटेरियल की प्रॉपर्टीज रहती है उस वे में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल टफनेस की बात की जाए तो स्टैटिक लोडिंग के करस्पॉन्डिंग जो भी टफनेस होगी उसको हम लोग बोलेंगे स्टैटिक टफनेस, और डायनेमिक के करस्पॉन्डिंग जो भी टफनेस होगी उसको बोलेंगे डायनेमिक टफनेस। टफनेस क्या होता है इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग ने बहुत अच्छे से एक चीज ऑब्जर्व कर ली होगी कि माइल्ड स्टील के अंदर आप लोग दो दो टाइप के यील्ड पॉइंट पढ़ रहे हो, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट। लेकिन वहीं जो आपका एल्युमिनियम था वहां पे तो आप लोग किसी भी टाइप का यील्ड पॉइंट नहीं पढ़ते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, कुछ ऐसे डक्टाइल मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर ये यील्ड पॉइंट नहीं प्रेजेंट होता है। तो उसी को पाने के लिए हम लोग एक ऑफसेट मेथड का यूज करते हैं, और ऑफसेट मेथड के थ्रू जो भी आपको यील्ड पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रूफ स्ट्रेस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व में एक ग्रीन कलर की लाइन बनाई हुई है, और ये ग्रीन कलर की लाइन पैरेलल है, किससे पैरेलल है, जो आपका OA का स्लोप है उसके पैरेलल हमने ग्रीन कलर की लाइन को ड्रॉ करा है। ठीक है, और ये लाइन ग्रीन कलर की जिस पॉइंट पे स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व को कट कर रही है वो पॉइंट है पॉइंट C। तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं प्रूफ स्ट्रेस पॉइंट, और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस मिलेगा उसको बोलेंगे प्रूफ स्ट्रेस, यानी कि जो सिग्मा करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट C रहेगा उसको बोलेंगे सिग्मा प्रूफ स्ट्रेस। ठीक है, तो देख लीजिए फ्रेंड्स, यही सारी चीजें मैंने इस स्लाइड में लिखी हुई है। प्रूफ स्ट्रेस इज एनालॉगस टू यील्ड स्ट्रेस इन स्टील विच इज यूज्ड फॉर डिजाइन। ठीक है, ये जो आपका प्रूफ स्ट्रेस होता है इसका हम लोग डिजाइनिंग में यूज करते हैं, और ये एनालॉगस होता है किसके, यील्ड स्ट्रेस के। ठीक, और कौन कौन से ऐसे डक्टाइल मटेरियल होते हैं जिनके अंदर यील्ड पॉइंट नहीं होता है, आपका एल्युमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया और सिल्वर हो गया। ऐसे 3-4 मटेरियल और हैं, लेकिन ये 3 आप लोग याद रखो, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। Ag और Au आप लोग नोट कर लेना, सिल्वर और गोल्ड भी इसके एग्जाम्पल हैं अलॉन्ग विद एल्युमिनियम। ठीक है, तो देखिए ऑफसेट लाइन मेथड में क्या है, हमने ग्रीन डॉटेड लाइन ड्रॉ करी है, और ये लाइन 0.002 स्ट्रेन के अलॉन्ग ड्रॉ करी हुई है। 0.002 या बोलिए 0.2%। तो 0.2% के अलॉन्ग हम लोग ने एक लाइन ड्रॉ करी है, और वो लाइन किसके पैरेलल है, वो लाइन पैरेलल है OB के। ठीक है, OB बोल लीजिए या OA बोल लीजिए, एक्चुअली में जो ये AB पॉइंट होते हैं ये बहुत क्लोज होते हैं। तो ये याद रख लीजिए कि जो भी लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे वो हमेशा पैरेलल ड्रॉ करेंगे, और किसके, OA लाइन के पैरेलल। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, 0.2% जो प्लास्टिक स्ट्रेन रहता है इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं प्रूफ स्ट्रेन, और पॉइंट C के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस है उसको बोलेंगे प्रूफ स्ट्रेस। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को देखने वाले हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में आप लोग देखो, जो टेंशन टेस्ट में हम लोग ने माइल्ड स्टील के लिए एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाया था, और उसी के जस्ट ऊपर एक डॉटेड आपको कर्व दिख रहा होगा। तो वो जो डॉटेड कर्व है वो होता है आपका ट्रू स्ट्रेस का कर्व। ठीक है, सिमिलरली जो नीचे वाला कर्व है वो है आपका इंजीनियरिंग स्ट्रेस कर्व। ठीक, ट्रू स्ट्रेस क्या होता है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। और ये कर्व ऊपर क्यों रहता है, वो जब आप लोग ट्रू स्ट्रेस वाला फॉर्मूला देखोगे तो वहां से समझ में आ जाएगा कि ट्रू स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है वो ज्यादा रहती है इन कंपैरिजन विद इंजीनियरिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ डेटाज लिखे हैं, इसको आप लोग अच्छे से लर्न कर लो। जैसे कि आपका माइल्ड स्टील का क्या यंग मॉडुलस की वैल्यू होती है, वो होती है 210 गीगापास्कल। सिमिलरली कास्ट आयरन का यंग मॉडुलस कितना होगा, वो अप्रॉक्स रहता है हाफ टाइम्स ऑफ माइल्ड स्टील। ये अप्रॉक्सीमेट है, एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन इतना भी अगर आपको याद है, एक आइडिया है, तो इंटरव्यूअर आपसे बहुत खुश हो जाता है। ठीक है, और बात की जाए एल्युमिनियम के यंग मॉडुलस की, तो वो अप्रॉक्स 1/3 टाइम्स ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ माइल्ड स्टील रहता है। अब बात करते हैं कंप्रेशन टेस्ट की।
तो देखिए फ्रेंड्स, कंप्रेशन टेस्ट में क्या होता है कि जो चीज़ें हमने टेंशन में पड़ी होती हैं, ट्रू स्ट्रेस जो ऊपर जा रहा होता है, वो चीज़ें अब नीचे गिरने लग जाती हैं। ठीक है, ये जो आपका ट्रू स्ट्रेस वर्सेस इंजीनियरिंग स्ट्रेस का कर्व है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लो। एज इट इज़ आपसे एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अभी तक आया नहीं है, लेकिन कभी भी आ सकता है। और ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व हम लोग जब फॉर्मिंग कवर करेंगे तो वहां पे भी एक बार अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो देखिए कंप्रेशन टेस्ट में जो आपका इंजीनियरिंग स्ट्रेस कर्व है, उससे नीचे है आपका ट्रू स्ट्रेस का कर्व। ठीक, और अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर पूछता है आपसे, वो ये कि माइल्ड स्टील को ही आप लोग एज एन इंजीनियरिंग मटेरियल क्यों इतना वाइडली यूज करते हो। तो सबसे बड़ा रीजन है इसकी डक्टिलिटी, वो बहुत हाई रहती है, इक्वली स्ट्रांग रहता है, टेंशन हो या कंप्रेशन दोनों में इक्वली स्ट्रांग है ये आपका माइल्ड स्टील, ये बहुत बड़ी खासियत है। और तीसरी सबसे बड़ी खासियत है इसकी कि जो इसका कंप्रेशन और टेंशन में यंग मॉडुलस रहता है वो एग्जैक्टली सेम रहता है। तो हमेशा आप लोग याद रखिए जो माइल्ड स्टील है उसका जो यंग मॉडुलस है उसकी वैल्यू कंप्रेसर और टेंशन में सेम रहेगी। ठीक है, सिमिलरली माइल्ड स्टील रिसाइकलेबल होता है, वेल्डेबल होता है, और साथ ही साथ इसकी जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी कम रहता है, यानी ये चीपर मटेरियल है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर लो कि माइल्ड स्टील एज एन इंजीनियरिंग मटेरियल क्यों इतना वाइडली यूज होता है। ये आपसे इंटरव्यू में पूछा ही जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर स्लाइड में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी कंपोनेंट के अंदर जब हम लोग कार्बन का अमाउंट एडअप करते जाते हैं तो यील्ड स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक, तो यहाँ पे मैंने माइल्ड स्टील का कर्व लिया हुआ है जो OAE कर्व है। इसके बारे में आप लोग ऑलरेडी अच्छे से समझ चुके हो। ये माइल्ड स्टील के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। अब हमने क्या किया, इसी माइल्ड स्टील के अंदर कार्बन का अमाउंट एडअप करना चालू किया। तो कार्बन का अमाउंट जैसे हम लोग एडअप करते चले गए तो जो हमारा यील्ड पॉइंट है, पॉइंट ए पे जो सिग्मा y1 है वो बढ़ना चालू हो गया और पॉइंट बी पे शिफ्ट हो गया। वो पॉइंट बी के करस्पॉन्डिंग जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो है सिग्मा y2। सिमिलरली जब हम लोग ने और कार्बन का अमाउंट ऐड किया तो फिर से यील्ड स्ट्रेंथ हमारी बढ़ गई और पहुंच गई पॉइंट सी पे। तो देखिए पॉइंट सी के करस्पॉन्डिंग जो स्टील हमें मिल रही है उसको हम लोग बोलते हैं हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील। सिमिलरली पॉइंट बी के करस्पॉन्डिंग जो हमें स्टील मिल रही है इसको बोलते हैं हाई यील्डिंग स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार। ठीक है, ये बेसिकली आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि क्या इसका नाम है। जो मेन थीम है उसको समझिए कि जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो बढ़ता जा रहा है। यील्ड स्ट्रेंथ जैसे जैसे शिफ्ट होता जाएगा वैसे वैसे हमारा जो कंपोनेंट है वो स्ट्रांग होता जाएगा। ठीक है, और वहीं बात की जाए डक्टिलिटी की, तो जैसे जैसे कार्बन का अमाउंट हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं ए से बी, बी से सी, तो हमारी डक्टिलिटी घटती जा रही है। जो OAE कर्व है उसमें सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी मिलेगी, फिर उसके बाद OB वाली की रहेगी डक्टिलिटी, फिर लास्ट में जो OC कर्व है उसकी डक्टिलिटी रहेगी। तो स्ट्रांग तो जरूर होता जा रहा है हमारा कंपोनेंट जैसे जैसे हम कार्बन का अमाउंट बढ़ा रहे हैं, लेकिन डक्टिलिटी हमारी कंपोनेंट के अंदर की लूज होते जा रही है। ठीक है, और दूसरी चीज जो भी आपका O से A गया, O से B गया, O से C गया है कर्व, इन तीनों के तीनों कर्व में जो हमारा स्लोप है यानी कि यंग मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो वो जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। फ्रेंड्स मेरी इस बात को आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि जब भी आप लोग BARC के इंटरव्यू में जाओगे तो वहां पे ये चीजें पूछी जाएंगी। आपसे पूछा जाएगा कि आपका 0.2% जब कार्बन है उस टाइम पे यंग मॉडुलस की वैल्यू है 210 गीगापास्कल। लेट से आपने इसकी वैल्यू बढ़ा के 0.4 कर दी, कार्बन के अमाउंट की वैल्यू बढ़ा करके 0.4% कर दी, तो उस टाइम पे यंग मॉडुलस की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, हमेशा अपने माइंड में ये चीज़ रखनी है कि जो यंग मॉडुलस है उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, चाहे कार्बन का अमाउंट बढ़ा दो चाहे टेम्परेचर बढ़ा दो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, और खास करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये चीज़ें आ सकती हैं, तो हम लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग ये देख लेते हैं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है यील्ड स्ट्रेंथ पे। तो जैसा कि आप लोग इस पर्टिकुलर डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे टेम्परेचर घटता जा रहा है, 125 है, फिर इसके ऊपर 75, 25 और 35, वैसे वैसे आपका यील्ड पॉइंट जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा वैसे वैसे आपका यील्ड पॉइंट जो है वो ऊपर की ओर बढ़ेगा। ठीक है, तो इस डायग्राम को भी अपने माइंड में आप लोग रखिएगा, किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, किसी भी इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्लाइड में हम लोग डक्टिलिटी के बारे में जानेंगे और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस स्लाइड में जो जो चीज़ें लिखी हैं उसको आप लोग नोट डाउन कर लो, ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं डक्टिलिटी की। तो डक्टिलिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच मेटल पीस कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स
अंडर टेंशनिंग इफेक्ट। ये सारे चीज़ें हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। आप लोग नीचे में डायग्राम को देखो तो फिगर 1 में आप लोग देख पा रहे होगे एक राउंड बार है जिसमें हम लोग बाहर की तरफ एक फोर्स P लगा रहे हैं। इसी फोर्स को हम लोग बोल रहे हैं टेंशन फोर्स। और उसके बाद मैंने एक एरो दिया, उसको देखिए। तो उसके बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे जैसे फोर्स हम लगा रहे हैं तो वहाँ नेकिंग होना स्टार्ट हो गया है। और नेकिंग के बाद क्या हो रहा है, कप एंड कोन टाइप का फेलियर हो रहा है। तो यही चीज़ बताना चाह रहा है डेफिनेशन कि जब हम लोग टेंशन फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, नेकिंग प्रोसेस हो जाएगा, या बोलिए थिन वायर्स के फॉर्म में चीज़ें खिंचनी चालू हो जाती हैं। ठीक, तो डक्टाइल मटेरियल की असली डेफिनेशन क्या है? असली डेफिनेशन ये है, डक्टाइल मटेरियल आर दोज विच हैव 5% पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन बिफोर फ्रैक्चर। टूटने से पहले कम से कम 5% पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग डबल स्टार या ट्रिपल स्टार मार करके रख लो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपसे पूछा ही जाएगा। इवन आप लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रीवियस ईयर या इसरो का भी जो प्रीवियस ईयर है ना, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये जो डेफिनेशन है इसको आपको कभी भी भूलना नहीं है। डक्टाइल मटेरियल के अंदर एटलीस्ट 5% पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन होना जरूरी है बिफोर फ्रैक्चर। मतलब टूटने से पहले 5% पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन अगर है किसी मटेरियल के अंदर तो वो डक्टाइल मटेरियल कहलाएगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा मेरी बात। और डक्टाइल मटेरियल की खासियत ये होती है कि जब वो टूटने वाले होते हैं उससे पहले आपको एक इंडिकेशन देंगे। इंडिकेशन किस फॉर्म में देंगे? नेकिंग के फॉर्म में। ठीक है, नेकिंग के फॉर्म में आपको एक इंडिकेशन देंगे। सिमिलरली डक्टाइल मटेरियल आर वीक इन शियर फोर्स। देखिए 3 टाइप के फोर्स होते हैं आपका, टेंशन फोर्स, कंप्रेशन फोर्स और शियर फोर्स। तो सबसे कमजोर डक्टाइल मटेरियल कब होगा? जब उस पर शियर फोर्स लग रहा होगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। नीचे में मैंने एक डेफिनेशन भी दे दी है। शियर स्ट्रेंथ जो इसके अंदर रहता है वो अराउंड 57% रहता है टेंसाइल स्ट्रेंथ का। मतलब है फ्रेंड्स कि अगर आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ 100 है तो जो शियर स्ट्रेंथ रहेगा वो सिर्फ 57 रहेगा। तो आप लोग सोच सकते हो कि कितना डिफरेंस है। अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ 100 है तो 57 सिर्फ शियर स्ट्रेंथ है, कितना कमजोर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो मैंने दिखाया आपको कि डक्टाइल मटेरियल में कप एंड कोन टाइप का फ्रैक्चर हो रहा है, तो क्या हमेशा कप एंड कोन टाइप का फ्रैक्चर होता है डक्टाइल मटेरियल के अंदर? नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से टाइप के फेलियर होते हैं हमारे डक्टाइल मटेरियल के अंदर। फ्रेंड्स देखिए, हम लोग ने डक्टाइल मटेरियल के अंदर अभी तक टेंसाइल टेस्ट पढ़ा था और इस टेंसाइल टेस्ट में कप एंड कोन टाइप का फेलियर हमें मिल रहा था। और ये कप एंड कोन टाइप का फेलियर कितने डिग्री पे मिलता है? ये अप्लाइड लोड की डायरेक्शन से 45 डिग्री पे मिलता है। क्यों मिलता है? अगर आप लोगों ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ लिया है अच्छे से तो आपको समझ में आता है इसका रीजन। देखिए कोई भी प्रिंसिपल प्लेन रहेगा उसके 45 डिग्री पे रहता है आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का प्लेन। तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि डक्टाइल मटेरियल क्या होता है, शियर फोर्स। तो फ्रेंड्स इसी कारण से यहाँ पे 45 डिग्री पे आपका फेलियर हो रहा है और कप एंड कोन टाइप का फेलियर हमें देखने को मिल रहा है। अब एक और क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा गया है इंटरव्यू में और आपसे पूछा भी जा सकता है, तो इसके लिए तैयार रहना है। अगर हम लोग कार्बन का अमाउंट बढ़ा दें तो इस कप एंड कोन टाइप के जो फेलियर है उसमें क्या इफेक्ट आएगा? तो हमेशा याद रखिएगा कि जैसे जैसे हम लोग कार्बन के अमाउंट बढ़ाते जाएंगे तो जो हमारा कप वाला पोर्शन है, जो हॉलो पोर्शन है, वो धीमे धीमे सैलो होता चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी याद कर सकते हो, जो हॉलो है वो सैलो हो जाएगा जैसे जैसे कार्बन बढ़ाओगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसे हमारा टेंसाइल टेस्ट होता है वैसे ही हमारा होता है कंप्रेशन टेस्ट। तो कंप्रेशन टेस्ट में हमारा डक्टाइल मटेरियल कैसे फेल करेगा? तो हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारी लोड की डायरेक्शन है, आप देखिए मैंने राइट हैंड साइड में एक डायग्राम बनाया हुआ है कंप्रेशन टेस्ट की लाइन में, देखो आप लोग। तो उस डायग्राम में देख पा रहे हो कि पी लोड हम लगा रहे हैं और जिस डायरेक्शन में हम लोग पी लोड लगा रहे हैं उससे 90 डिग्री पे, उस डायरेक्शन के 90 डिग्री पे हमारे प्लेन ऑफ फेलियर मिल रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद कर लीजिए कि फेलियर प्लेन जो रहता है वो 90 डिग्री ऑफ कंप्रेसिव लोड डायरेक्शन रहता है। ठीक, अब तीसरा टेस्ट होता है टॉर्सन टेस्ट। तो टॉर्सन टेस्ट में जो फेलियर हमें मिलता है वो 90 डिग्री पे मिलता है, किसके? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के। आप देख लीजिए लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस मैंने बताया था आपको कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है किसी कंपोनेंट में उस डायरेक्शन में आपकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस रहती है। ठीक है, और उस एक्सिस के परपेंडिकुलर में आपको फेलियर प्लेन मिलेगा, जैसा कि आपको कंप्रेशन टेस्ट में मिल रहा था। ठीक है, तो इस चीज़ को भी याद रखिए क्योंकि ये तीनों के तीनों क्वेश्चन घुमा फिरा के आपस में कभी ना कभी पूछ लिए जाते हैं। तो इस चीज़ के लिए आप लोग तैयार रहिए। अब देखिए इस पर्टिकुलर स्लाइड में जो मैंने आपको बताया था कि जो कप एंड कोन टाइप का फेलियर होता है डक्टाइल मटेरियल के अंदर जब टेंशन टेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उसमें जब कार्बन का अमाउंट हम बढ़ाते जा रहे हैं तो आप लोग इफेक्ट देख लो, जो आपका कप वाला पोर्शन है
वो सैलो होता चला जा रहा है, ठीक है। और जैसे जैसे कार्बन का अमाउंट बढ़ाते हुए हम लोग पॉइंट डी पे पहुंचेंगे तो जो कप है वो हमारा गायब हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे कार्बन का अमाउंट इतना हाई हो जाएगा कि हाई कार्बन स्टील में पहुंच जाएगा तो वहां पे जो कप एंड कोन का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो उसमें जो कप वाला पोर्शन है वो गायब हो जाएगा, ठीक। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लाइफ में ऑलरेडी बहुत टेंशन है, हम लोग दूर करेंगे मुस्कुरा के। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।